नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 35वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह 35वां व्याख्यान सप्तम सप्ताह के अंतर्गत आ रहा है और आज हम अनुस्वार एवं परसवर्ण विषय को लेकर के अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अनुस्वार संधि के विषय को हम लोगों ने मूल स्वारह में देखा था। तो यह मेरा अनुरोध रहेगा कि इस व्याख्यान को प्रारंभ करने से पूर्व आप एक बार मूल स्वारह का रिवीजन या पुनरावृत्ति उसकी कर लेंगे, जिससे कि नश्चा पदांत से झली जो हम सूत्र आज प्रथम जो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं वह समझने में हमें सहायता होगी। अस्तु, तो अनुस्वार एवं परसवर्ण विषय के इस व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं और हम अगर स्लाइड पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि आज हम नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से यही परसवर्ण के साथ वा पदांतस्य सूत्र को भी देखेंगे। इसमें नश्चा पदांत से झली जहाँ अनुस्वार संधि का विधान करता है, वहीं अनुस्वार से यही परसवर्ण एवं वा पदांतस्य यह परसवर्ण संधि का विधान करते हैं। और यह तीनों सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतः परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि हेतु। तो प्रथम सूत्र है आज के व्याख्यान का नश्चा पदांतस्य झली। तो नश्चा पदांतस्य झली, अब इसका अनुवर्तन पूर्वक यदि हम अर्थ देखते हैं तो हम पाएंगे कि अपदांतस्य मह नह झली अनुस्वारः। सार क्या हुआ कि अपदांतस्य, अगर अपदांत न या म आ जाए, अर्थात यहाँ पर स्थानीय है अपदांत न या म, उसके बाद अगर झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उस अपदांत न या म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यशान सी, अब देखिए स्थानीय निमित्त या सरल शब्द में कहें तो दो शर्तें, नंबर 1 नंबर 2। पहली शर्त क्या है? अपदांत न या म होना चाहिए, अर्थात अपदांत न या म होना चाहिए, अर्थात एक ही पद में न या म आना चाहिए। जैसे साइड में देखेंगे यशांशी, यह संपूर्ण रूप से एक पद है। अब जब इसको हम तोड़ते हैं, विभक्त करते हैं, तो हम देखते हैं यशान सी, तो यशान में ये जो न है ये अपदांत है, क्योंकि यशान धन सी ये मिला करके एक पद हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमने प्रायः जो भी संधियां देखी हैं दो अलग अलग पदों में देखी हैं। जैसे इकोयणची, वहां पर सुधी और उपास्य, तो सुधी अलग पद हो गया, उपास्य अलग पद हो गया, दो अलग अलग पद थे। फिर ई को यह हो गया, शुद्धि उपास्य बन गया। अर्थात प्रायः जो हम संधियों को देखते हैं वह अलग अलग पदों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं संधि के विषय में जो एक ही पद के अंदर संधि करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शांति या शांतः, ये शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, ये हम आगे देखेंगे। पर अभी के लिए जैसे शांति या शांत, ये अगर कोई शब्द है जो कि अत्यंत प्रसिद्ध शब्द है, तो शांतः में भी एक अंतर्गत एक संधि हुई है, यानी शांतः में एक संधि है जो हम आगे आज देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये दो पदों के बीच में ही संधि होती हो यह आवश्यक नहीं है, एक ही पद के अंदर भी संधि होती है। तो नश्चा पदांत से झली उन दुर्लभ सूत्रों में से एक है जो एक ही पद में संधि करते हैं। तो एक ही पद में संधि मतलब तो वह अपदांत हो गया, क्योंकि पदांत का मतलब हो गया कि अंत हो गया। जैसे सुधी उपास्य है, सुधी अंत हो गया, पद का अंत हो गया। परंतु यशांसी यह पूरा पद है, तो अगर उसको बीच में से तोड़ें तो यशान और सी ये मिलेगा। तो यशान में जो न हुआ वो अपदांत हुआ। अब स्लाइड पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यशान सी, अब ये जो न है ये अपदांत है। तो अपदांत होने के कारण पहली शर्त पूरी हो गई, अपदांत न या म आना चाहिए, तो न आ गया, पहली शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। इसके बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आना चाहिए, तो सी झल में आ गया। झवा से लेकर शशसर हल तक झल जाएगा, तो श श स तो आ गया इसमें। अर्थात कहने का तात्पर्य
यह है कि दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो यशान और सी दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो दोनों शर्तें पूरी होने के कारण क्या हुआ, इस अपदांत न या म को, यानी यहाँ पे अपदांत न है तो इस अपदांत न को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो अनुस्वार होकर क्या बनेगा, यशांसी बन जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है। और चूंकि सूत्र में ही हमें मिल जाता है नश्चापदान्तस्य झलि न च नश्च अपदान्तस्य, यानी सूत्र स्वयं ही बता देता है कि जो सूत्र है ये अखंड पद में संधि करता है। अखंड पद का मतलब हुआ एक ही पद में संधि करता है, अलग अलग पदों में संधि नहीं करता। यह सूत्र एक ही पद में संधि करने के लिए बना है। अब यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें तो हम पाएंगे यशांसी, यशांसी न का अनुस्वार हो गया। इसी प्रकार से आक्रंसते, आक्रंसते, गम तुम, गन तुम, ऐसा बन जाता है। पयांसी, पयांसी, नंस्यति, इस प्रकार से इसके अलग अलग रूप और उदाहरण हमको मिलते रहते हैं। अब अगर हम लोक का उदाहरण देखें तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम में पाएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो श्लोक चतुष्टय हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात ये जो 4 श्लोक हैं ये वस्तुतः कहा जाए तो संस्कृत साहित्य का अनुपम रत्न है। तो इन 4 श्लोकों में से जो है एक श्लोक है वह श्लोक यास्यत्यद्य, जो कि साइड में हम देखेंगे। तो यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कंठया, तो संस्पृष्टम, संस्पृष्टम, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनुस्वार संधि हुई है और संस्पृष्ट यह एक पद है, तो अखंड पद में संधि यहाँ पर हुई है। तो अखंड पद में संधि करने के कारण ये अनुस्वार संधि और अखंड पद में संधि करने के कारण यहाँ पर नश्चा पदांतस्य झलि के द्वारा, नश्चा पदांतस्य झलि के द्वारा यहाँ पर अनुस्वार संधि हुई है। व्याख्यान के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि मोनुस्वारह को देखते हुए चलेंगे। तो मोनुस्वारह को अगर हम यहाँ पर अगर हम पुनः एक बार देखें तो मोनुस्वारह क्या कहता है, मोनुस्वारह कहता है कि म के बाद अगर हल अर्थात व्यंजन आ जाए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम वंदे बन गया था, हरिम वंदे यह बना था। अब यहाँ पर देखिए हरिम और वंदे यह 2 अलग अलग पद हैं, तो 2 अलग अलग पदों में संधि हुई थी तो हरिम वंदे आ गया था। अर्थात मोनुस्वारह अलग अलग पदों में संधि करता है, लेकिन नश्चा पदांतस्य झलि एक ही पद में अर्थात अखंड पद में संधि करता है। और नश्चा पदांतस्य झलि और मोनुस्वार में भेद ये हुआ, पहला भेद तो हुआ कि एक अखंड पद में और एक अलग अलग पदों में संधि करता है। मोनुस्वार अलग अलग पदों में संधि करता है और नश्चा पदांतस्य झलि एक ही पद में संधि करता है। उसके साथ एक और भेद है कि मोनुस्वार जहां पदांत म को ही अनुस्वार करता है, वही नश्चा पदांतस्य झलि पदांत म के साथ साथ न को भी लेकर के अनुस्वार संधि का विधान करता है। तो इस प्रकार से जब हम मिला मिला के संधियों को पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान भी पुष्ट होता है। और मोनुस्वार से नश्चा पदांतस्य झलि क्यों जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों लघु सिद्धांत कौमुदी में ये तुरंत मोनुस्वार के बाद नश्चा पदांतस्य झलि आता है, इसका कारण अभी स्पष्ट हो गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। अब इसके बाद अब नश्चा पदांतस्य झलि में इस सूत्र में जो कुछ पद हैं इन पदों की मीमांसा कर लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देखेंगे, सूत्र पद प्रयोग मीमांसा, अर्थात सूत्र में जिन पदों का प्रयोग किया गया है उनको लेकर के विचार। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रश्न क्या उठता है, अपदांत क्यों, नश्चा पदांतस्य झलि, तो यहाँ पे अपदांतस्य क्यों, तो इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं मोनुस्वार के विषय को लेकर के, और वही चीज इस स्लाइड में लिखा भी हुआ है, तो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है वो है कि नश्चा पदांतस्य झलि, झल क्यों, झल इसलिए क्योंकि झल प्रत्याहार का अगर वर्ण न आए तो प्रकृत सूत्र नश्चा पदांतस्य झलि प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे यत प्रत्यय में य शेष रहता है तो गम य जोड़िए गम्या,
यहाँ पे ये जो य है ये झल में नहीं आता है, और चूंकि झल में नहीं आता इसीलिए यहाँ पे न को हम अनुस्वार नहीं करते, और ये गम्य यथावत वर्ण संहिता के द्वारा गम्य बन जाता है। अर्थात झली का प्रयोग अगर नहीं करते तो हमको गम्य पद नहीं मिलता, इसीलिए झली का प्रयोग किया गया है। अब इसी के साथ अनुस्वार संधि का प्रसंग यहाँ संपूर्ण होता है, और अब हम परसवर्ण संधि के विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि इससे पहले नश्चापदांत से झली सूत्र अखंड पद में संधि कर रहा था, तो उसी प्रकार से परसवर्ण संधि विधायक सूत्र अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो स्लाइड में देखेंगे कि यह सूत्र भी अखंड पद में संधि करता है। अब देखिए यह सूत्र भी अखंड पद में संधि करता है, अब पदांत यहां पर भी आ जाएगा। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उस अनुस्वार को परसवर्ण अर्थात वर्ग का पंचम कर देते हैं। जैसे शाम तह, अब शाम अनुस्वार में है, इसके साथ जो त है वो य में आता है। अब य में आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी बात कर चुके हैं, य में ह छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं, अर्थात हयावरट में ह छूट गया। इसके बाद कपय शशसर हल, तो कपय में यह आ गया तो ह छूट जाता है, और उसके साथ साथ श श श अर्थात तीनों प्रकार के श भी छूट जाते हैं, अर्थात श के भेद और ह को छोड़कर सारे व्यंजन इसमें आ जाते हैं य में। इससे पहले आपको याद होगा हमने यर को देखा था गत सप्ताह, आज य देख रहे हैं। तो य प्रत्याहार में तीनों प्रकार के श और ह छोड़कर के सारे व्यंजन आ जाते हैं। जैसे शांतः, अब शांत शब्द बहुत प्रसिद्ध है, व्याख्यान के प्रारंभ में भी इस पर चर्चा हुई थी। तो शांत जो है वो एक पद है, तो यह अखंड पद में संधि कर रहा है, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, तो यह सूत्र भी अखंड पद में संधि करता है। अस्तु, तो यह सूत्र क्या कहता है कि अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए, अनुस्वार के बाद अगर यह आ जाए तो उस अनुस्वार को पंचम वर्ण परसवर्ण कर देते हैं। परसवर्ण का मतलब हुआ वर्ग का पंचम। क्यों? क्योंकि अनुस्वार के पर में कौन है? यह, तो यह में आ गया त हो गया पर का सवर्ण यानी बात का सवर्ण, तो बात का सवर्ण कौन है? त का सवर्ण कौन होगा? न होगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार, तो अनुस्वार की जगह जो आएगा वो भी अनुनासिक आएगा, इसलिए न। तो शांतः शांतः, शांतिः शांतिः, क्लांतः क्लांतः, क्लांतिः क्लांतिः, इस प्रकार से शब्द बनते रहेंगे। जैसे कि स्लाइड में ध्यान देंगे, शांतः तो शांतः बन गया, क्लांतः पुनः देखिए क्लांतः, क्लांग अनुस्वार मिल गया, अनुस्वार मिल गया, तह यह मिल गया, यह मिल गया। अब इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा? परसवर्ण। इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा? परसवर्ण, अर्थात अनुस्वार बदल जाएगा न में। न में क्यों? क्योंकि त का सवर्ण होना चाहिए, तो त का सवर्ण, तो अनुस्वार चूंकि नासिका का प्रयोग है, तो त के परिवार में कौन है जो अनुनासिक हो? तो न, इसलिए पंचम वर्ण। इसी को समझने के लिए पुनः स्लाइड पे ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाता है तो उस अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है वर्ग का पंचम। तो अब ध्यान देंगे कि स्थानेन्तरतम कितना महत्वपूर्ण सूत्र है कि स्थान सादृश्य सदैव देखते रहते हैं हम। तो क्लांतः क्लांतः इस प्रकार से बन जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे के उदाहरण देखें तो हम पाएंगे कि अंकितः संकल्पः कुंठितः लुंठितः मुंचितः मुंडितः अंकः अंगः नंदितः इत्यादि सब प्रयोग हमको दिख रहे हैं। आपको ध्यान होगा यरोनुनासिक अनुनासिको वा के प्रसंग में हमने इसकी चर्चा की थी। वहाँ हमने बात की थी कि आजकल जब लिखा जाता है हिंदी में या संस्कृत में भी आज बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं अंकः अंगः, किंतु इस सूत्र के द्वारा समझ में आ जाता है कि वस्तुतः अगर देखा जाए तो अंकः अंगः दोनों गलत है। अंकः होना चाहिए अंकः इस प्रकार से, अंगः होना चाहिए अंगः इस प्रकार से।
क्यों? क्योंकि देखिए अनुस्वार के बाद क य में आ गया, अनुस्वार के बाद ग य में आ गया, तो अनुस्वार क्या होगा? इसका परसवर्ण। ये अनुस्वार क्या होगा? इसका परसवर्ण। दोनों का परसवर्ण क्या है? ग का परसवर्ण अर्थात पंचम वर्ण ङ, तो अंगः अंकः ऐसे होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारी भागीरथी हैं माँ गंगा, जिनको हम कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, परंतु गंगा कैसे लिखना चाहिए? गंगा इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, यही सही है। इसी प्रकार से चंचल, बहुत से लोगों का नाम होता है चंचल, हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा चंचल है इत्यादि इत्यादि, परंतु चंचल ये ऐसे होना चाहिए। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कालांतर में यानी अभी संप्रति इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, किंतु प्रयोग सर्वत्र हमें मिलेगा। इसी प्रकार से इसका हमको ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, स्लाइड पे देखते हुए हम बात करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि फिर ऐसे क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों टाइप होता है? टाइप भी अगर आप देखेंगे तो आजकल की पुस्तकों में भी यही टाइप होता है, क्योंकि इसको टाइप करना कठिन है, इसको टाइप करना सरल है। संभवतः इसीलिए वह एक बार प्रारंभ हुआ तो फिर करते 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 वही परिपाटी चलना प्रारंभ हो गया। जबकि अगर आप पुरानी पुस्तकें देखेंगे, जैसे 1950 या 1960 के दशक के आसपास की जो पुस्तकें जो प्रिंट होती थी, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें रंग, तो रंग ऐसे लिखा होगा, अब रंग ऐसे हो गया, परंतु यह उचित या यही साधु प्रयोग है। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण कितना महत्वपूर्ण है, इसी से आप समझ सकते हैं। और इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, परंतु इसके हजारों उदाहरण आप बना सकते हैं, या इसके बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। सर्वत्र आपको दरिदृश्यमान, सर्वत्र आपको दिखेगा यह। जैसे अंकितः, अंकितः, संकल्पः, जैसे मान लीजिए अंजलि हम कहते हैं, तो ये क्या है? वास्तविकता में अंजलि ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अनुस्वार से यही परसवर्ण के द्वारा परसवर्ण संधि हुई है। अस्तु, तो इस प्रकार से अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र के अभ्यास को समझने के साथ ही साथ एक विषय हमें समझना है, वह यह है कि वास्तविकता में देखा जाए तो नश्चा पदांतस्य झलि के नियम को भी अनुस्वार से यही परसवर्ण आगे बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम स्लाइड में अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि गम तुम, अब देखिए गम और तुम, तो नश्चा पदांतस्य झलि के द्वारा गन तुम ये बनता है, किंतु यहां पर भी देखिए अनुस्वार से यही परसवर्ण की प्रवृत्ति होगी, तो गम तुम अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार आ गया, तो ये जो अनुस्वार है ये न में बदल जाएगा और बनेगा गन तुम। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नश्चा पदांतस्य झलि के नियम को भी अनुस्वार से यही परसवर्ण आगे बढ़ा करके अपने संधि का विधान लेकर के आता है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोक उदाहरण की बात करें तो लोक उदाहरण में भी हमको अनुस्वार से यही परसवर्ण के प्रसंग बहुत्र अनेक जगह प्राप्त होते हैं। अब इसी के साथ देखिए नीति शतक का अगर हम उदाहरण देखें तो येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ये जो चरंती प्रयोग है, चरंती, यह परसवर्ण संधि के द्वारा प्राप्त हुआ है। और चरंती, अब देखिए ध्यान दीजिए, यह एक ही पद है, अखंड पद है, तो अखंड पद में संधि किया है इसने, तो अनुस्वार से यही परसवर्ण। और यहाँ पर ध्यान देंगे स्लाइड पे, यहाँ पर कहीं भी वा या विकल्प या विभाषा या अन्यतरस्याम जैसा कुछ नहीं लिखा है। अर्थात अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र के द्वारा जिस परसवर्ण संधि का विधान हो रहा है वह नित्य विधान होगा, वो ऑप्शनल या वैकल्पिक नहीं है। अर्थात पुनः स्लाइड पे ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि अंकः, अंगः ये गलत है, यही लिखा जाएगा। अर्थात रंगः पूरी तरह से गलत है, रंग ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि विकल्प नहीं है कि चाहो तो करो चाहो तो ना करो, ऐसा नहीं है। अगर अखंड पद है अर्थात एक ही पद है तो वहां पर आपको संधि करनी है, चाहे वो अंग हो, चाहे अंक हो, चाहे संचित हो, चाहे अंचित हो, चाहे चंचल हो, जो भी विषय हो। इसी प्रकार से अखंड पद में परसवर्ण संधि विधान करने वाले सूत्र के अध्ययन के बाद हम आते हैं वा पदांतस्य। वा पदांतस्य भी परसवर्ण संधि का विधान करता है, किंतु
इस सूत्र के प्रारंभ में ही वा कह दिया गया है। उदाहरण स्वरूप स्लाइड पे ध्यान देंगे, वा, अर्थात ये हमको पता चल गया वा पदांतस्य में वा पद के प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि यह एक विकल्प सूत्र है, अर्थात इससे प्राप्त जो विधान है हम उसका विधान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अर्थात विकल्प होने के कारण यहां पर दो रूप बनेंगे। तो स्लाइड पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि वा पदांत से सूत्र कहता है कि पदांत अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उसे परसवर्ण आदेश हो जाता है। और ये आदेश कैसे होता है? विकल्प से, अर्थात यहां पर दो रूप हमको प्राप्त होंगे। जैसे उदाहरण के लिए त्वं करोषि, त्वम पदांत है अर्थात त्वम अंत में अनुस्वार है, उसका ध्याय प्रत्याहार का वर्ण करोषि क आ गया, तो यहां क्या होगा? परसवर्ण, तो त्वं करोषि ये बन जाएगा। लेकिन चूंकि वा पदांत से वा विकल्प दिया हुआ है इसलिए त्वं करोषि त्वम करोषि दोनों रूप बनेंगे। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं त्वम करोषि और त्वं करोषि यह दोनों रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार से अहम मन्यः, तो अहम मन्यः अहं मन्यः दोनों रूप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पदांत अनुस्वार मिल गया, इसका यह प्रत्याहार भी मिल गया, तो यहां पर उस अनुस्वार को परसवर्ण अर्थात पंचम वर्ण हो गया तो अहम मन्यः बन गया। और चूंकि विकल्प है इसलिए अहम मन्यः और अहम मन्यः दोनों बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर वा पदांतस्य में वा पद के प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि पदांत अगर हो तो विकल्प चल जाएगा। जैसे कि स्लाइड में आपने देखा था अभी कि त्वं करोषि त्वं करोषि दोनों बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुस्वार से ही परसवर्ण हमें वाह वाला कोई पद नहीं है, इसलिए वहां पर कोई विकल्प नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अनुस्वार से यही परसवर्ण और वा पदांतस्य यह दोनों सूत्रों में एक चीज समान है, एक चीज कॉमन है, एक विषय दोनों में समान है, कॉमन है। क्या? कि दोनों परसवर्ण संधि का विधान करते हैं, पर एक विषय दोनों में अनकॉमन है। क्या? कि अनुस्वार से यही परसवर्ण अखंड पद में संधि करता है और वा पदांतस्य अलग अलग पदों में संधि करता है। इसी के साथ साथ एक और डिफरेंस या एक और भेद है। क्या? कि अनुस्वार से यही परसवर्ण नित्य विधान करता है, अर्थात रंग अंकित चंचल अंकित ये रूप इस तरह से बनेगा, गंगा इस तरह से रूप बनेगा जैसा आपने अभी देखा है। किंतु जब पदांत की बात आ जाएगी, जब दो अलग अलग पद आ जाएंगे तो वहां पे हमको ऑप्शन या विकल्प मिल जाता है। त्वं करोषि त्वं करोषि इस प्रकार से हमको ऑप्शन या विकल्प मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब साइड पे देखेंगे कि गंगा ये गलत है, आपको जब भी लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, तो गंगा इस प्रकार से लिखना गलत है, यही सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन त्वं करोषि और त्वं करोषि में हमको दो ऑप्शन, यहाँ पे दो विकल्प मिल जाते हैं। तो ये तो सार रूप में अनुस्वार से परसवर्ण और वा पदांतस्य में एक विकल्प का विधान करता है वा पदांतस्य, और अनुस्वार से परसवर्ण चूंकि अखंड पद में संधि कर रहा है इसलिए वहां पर किसी विकल्प का स्थान नहीं है, वहां नित्य विधान होता है। अस्तु, अब वा पदांतस्य को समझने के बाद इसका अभ्यास पक्ष अगर हम देखें तो हम देखेंगे इदं चित्रम कम छात्रम किम जितम तन झटति अहम वंदे किंग गीतम, ये सारे प्रसंग हमको दिख जाते हैं। तो इन सभी प्रसंगों में अगर आप देखें तो जैसे इदं चित्रम हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह का प्रयोग आमतौर पर दिखता नहीं है या हम करते नहीं हैं, पर यही व्याकरण को पढ़ने का लाभ है कि आप ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं जो व्याकरण सम्मत हैं और दुर्लभ है और लोगों को नहीं पता है और आप जानते हैं। परंतु ये विषय तभी हो सकता है जब आपको विषय या सिद्धांत या कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अस्तु, उसके बाद अगर हम अभिज्ञान शाकुंतल का षष्ठांक लेकर के आए तो तुमसे वहाँ चूतांकुर दत्तः कामाय गृहीत धनुषे, तो चूतांकुर यहाँ पर जो है तो अंकुर शब्द जो है यहाँ पर परसवर्ण संधि यहाँ पर हमको दिख जाती है। यद्यपि यह परसवर्ण संधि वा पदांत से नहीं, ये अनुस्वार से यही परसवर्ण का प्रसंग है, किंतु यहाँ पर परसवर्ण का विधान हुआ है, इसलिए लोक उदाहरण में परसंधि विषयक उदाहरण को पुनः यहाँ पे दर्शाया गया है। अस्तु, तो इस प्रकार से अभ्यासों को बनाते हुए आप अपने विषय को और अधिक स्पष्ट करेंगे और अनुनासिक के साथ परसवर्ण का जो प्रसंग आज हमने देखा
इस पर परिश्रम के साथ अपने आप को तैयार करते रहेंगे। इसी आशा के साथ पुनः अगले व्याख्यान में मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।